बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा गया है, क्योंकि नदियों का जन्म हिमालय से ही हुआ है, हिमालय पर्वत से, इसलिए हिमालय को उनका जन्मदाता कहा गया है और नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। लेखक यहाँ पर उन नदियों को देखकर उनके बारे में बता रहा है, किस तरह से वो ऐसा लग रहा है जैसे अल्हड़ बेटियां हो। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब जो धनी और संपन्न घरों की औरतें होती हैं, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? नदियों के बारे में। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना ही कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कौतूहल मतलब उत्सुकता, विस्मय, आश्चर्य, हैरानी। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि ये गंगा और यमुना जो मैदानों में इतनी विशाल हो जाती हैं, यहाँ पे हिमालय पर चढ़कर मैं जब देख रहा हूँ तो बड़ी ही दुबली पतली लग रही हैं। और इनका उल्लास है, खुशी है, ये मैदानों में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। यहाँ पे नदियों का मानवीकरण किया गया है, नदियों को मनुष्य के रूप में देखा गया है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। अतृप्त मतलब संतुष्ट ना होना। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, बंधुर मतलब बांझ, आदित्यकाएँ पहाड़ों की चोटियाँ, जो पहाड़ों के ऊपर का समतल भाग होता है। ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन मतलब घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुब्भा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तुमने देखा होगा, नदियाँ बहती रहती हैं, अनेक राज्यों से बहती हुई वो जाकर समुद्र में मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो समुद्र में जाके मिल जाती है बिल्कुल अंत में, उनको हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी कि उनके साथ विवाह हुआ। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो,
लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। इस पैराग्राफ में कालिदास जी का नाम आया है। बहुत बड़े कवि और नाटककार रहे थे कालिदास जी। उन्होंने अपने उपन्यास मेघदूतम में, जो उनका काव्य है, महाकाव्य है मेघदूत, उसमें यक्ष के द्वारा बेतवा नदी को संदेश भिजवाया था। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, लेखक नागार्जुन, कि ये बात इन चंचल नदियों को देख के याद आ गई और उस कवि को भी, महाकवि यानी कि कालिदास जी को भी नदियों का चेतना वाला रूप, जीवन वाला रूप पसंद था। और जो कोई भी उनको अलग अलग रूपों में देखेगा, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में नदियाँ उछलती कूदती दौड़ती भागती नज़र आती हैं और मैदानों में आराम से बहती हुई, धीमे धीमे बहती हुई, तो वो उसको यही लगेगा कि ये पहाड़ों पर बेटी के रूप में है और मैदानों पर एक संभ्रांत महिला की तरह। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग, जो कि तिब्बत में है, तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा होने लगा, तो लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाया फिर? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। ये नागार्जुन जी ने लिखा है। निबंध है एक तरह से ये, लेकिन बहुत ही सुंदर निबंध है।